अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो कि थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज से रिलेटेड है। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस बेसिकली आपके पास वो एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको थ्रू आउट लाइफ काम देंगी, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं उनको थ्रू आउट लाइफ जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो लेक्चर्स हैं कि बेसिकली थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस से रिलेटेड ही ज़्यादातर होंगे, इसलिए इन लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जिस रूटीन के साथ और जिस भी सीक्वेंस के साथ ये लेक्चर्स जा रहे होंगे इनको फॉलो करके आप लोग ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और डेफिनेशन और हर चीज़ को मैं सिंपलेस्ट वे के अंदर समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज सबसे पहले हमारे पास आ गई हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की डेफिनेशन दी गई है और राइट हैंड साइड पे आपको एक टेबल या फिगर आप कह लें वो आपको नज़र आ रही है जिसमें फंक्शन है। तो अगर आपने ये फंक्शंस को याद कर लिया तो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज को आप ऑलरेडी समझ लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट ऑफ करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। यहाँ पे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की जो डेफिनेशन दी गई है उसको आप लोग देख सकते हो विद ब्लू हाइलाइटर। आप यहाँ पर देखो कि वो पूरी की पूरी आपको बता रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करवाना चाह रहे हो अपने पेशेंट को तो आप बेसिकली उसके साथ कर क्या रहे हो, उसके बॉडी के साथ कौन कौन से फंक्शंस को आप हाथ लगा रहे हो, आप बेसिकली उसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप लोग टच करोगे तो आप उसको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके अंदर वी मेनली हैव द सिस्टेमिक या सिस्टमैटिक प्लान परफॉर्मेंस जो कि आप एक बॉडी की करवाएंगे। एक प्लान परफॉर्मेंस करवाने के लिए आपको उसके पोस्चर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन द पोस्चरल एक्टिविटीज़, ऑन द फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड यू कैन डू इट बोथ ऑन द पेशेंट एंड द क्लाइंट. What basically you will do in it, it will be helpful in reducing the impairments. It will be helpful in enhancing, in restoring the physical function. It will be helpful in the prevention and the reduction of the health-related risk factors. And it will be helpful in the health status of your patient or a client and in the fitness level. सो बेसिकली ये आपको बता क्या रहे हैं, जो नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं डेफिनेशन के अंदर वो आपको बता रहे हैं कि आप एक पेशेंट को और एक क्लाइंट को कैसे डील करते हो। आपने इनमें दोनों को डील करना है। पेशेंट आपके साथ इम्पेयरमेंट के साथ आएगा और क्लाइंट आपके पास बिल्कुल ठीक ठाक आएगा। पेशेंट को आप हमेशा ठीक करोगे, उसके इम्पेयरमेंट के साथ डील करते हैं, फिर क्लाइंट को आप हमेशा उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए डील करोगे। अब ये सब चीज़ों को डील करने के लिए आपने कौन कौन से मेन जो फैक्टर्स हैं उनको अपने जहन के अंदर रखना है। वो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो फंक्शंस हैं बेसिकली वो हैं। तो उसके अंदर आपके पास मसल की परफॉर्मेंस आ जाएगी, पोस्चरल इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस आ जाएगा, उसकी कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस आ जाएगी, मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आपका एक न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है वो आ जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। आप पोस्चर पे काम करोगे स्टेबिलिटी भी आएगी, आप मसल की परफॉर्मेंस पे काम करोगे तो उसकी एंड्योरेंस भी इंप्रूव होगी, आप मोबिलिटी स्टेबिलिटी पे काम करोगे तो एक न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल भी डेवलप होगा। देन हम लोग अगर नीचे जाएं तो नीचे उन्होंने वही डेफिनेशन दी है जो मैं आपको बता रही हूँ पेशेंट और क्लाइंट की। यहाँ पे हमारे पास एक पेशेंट भी है और एक क्लाइंट भी है और दोनों के साथ आप डील करते हो। पेशेंट वो इंडिविजुअल है जो आपके पास इम्पेयरमेंट्स, फिज़िकल लिमिटेशंस या फंक्शनल लिमिटेशंस के साथ आएगा। उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी जिसको आप डायग्नोस करोगे और उस बीमारी से रिलेटेड आप उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। लेकिन क्लाइंट आपके पास वो इंडिविजुअल है जिसको कोई भी ऐसा डिसफंक्शन नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप उसको फिज़िकल थेरेपी एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हो जस्ट टू प्रमोट हिज और हर हेल्थ कंडीशन, उसकी वेलनेस, उसकी वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, तो आप उसको क्लाइंट बोलते हो। देन नीचे हमारे पास आ जाएंगे एस्पेक्ट्स ऑफ फिज़िकल फंक्शंस। यहाँ पे भी डेफिनेशंस हैं और कुछ टर्म्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारे पास आती है बैलेंस। बैलेंस क्या है? आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो पूरी का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, फ्रॉम हेड टू टो आप कह सकते हो, आपकी बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। बैलेंस बेसिकली आपकी बॉडी की वो एबिलिटी है जिससे आपके सारे के सारे बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं वो अलाइन होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी।
आपकी पूरी बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जब खड़ी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में इस बंदे ने बैलेंस किया हुआ है अपने आप को ऑन द ग्राउंड। तो वो आपका बेसिकली होता है बैलेंस। आप अपनी बॉडी को मूव करते हो एक बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर। आपकी बॉडी मूव कर सकती है, आपकी एक बेस है, उसके अंदर आप पर्टिकुलरली खड़े होते हो, ठीक है। आपने एक बेस सेट की होती है अपनी, आपके दोनों लेग्स के दरमियान में कुछ फासला होता है, तो उस फासले को हम बेसिकली बोलते हैं द बेस ऑफ सपोर्ट बोल लो। तो वो आपको गिरने से बचाता है, वो बेस आपको गिरने से बचाती है क्योंकि आपकी वो बेस काम आती है इन द बैलेंस। तो ये जब सब चीज़ें आपस में मिलती हैं, आपकी मोटर फंक्शन, आपके सेंसरी फंक्शन, तो वो मिलके बनाते हैं एक बैलेंस। देन हमारे पास आ जाता है कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस। इसमें आपकी हार्ट से रिलेटेड आपकी जो फंक्शंस हैं, आपका हार्ट जिनके अंदर पूरे का पूरा काम कर रहा है, आपकी बॉडी की पूरी मूवमेंट हो रही है, उसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन या फिटनेस। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज होती हैं जब आपने कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस को इंक्रीज़ या फिटनेस को इंक्रीज़ करना है। जब भी आप एंड्योरेंस की बात करते हो तो आप हमेशा रेपिटेशंस को ज़्यादा रखते हो और लोड को मिनिमल टू मिनिमल रखते हो। तो इसके अंदर भी इंटेंसिटी को आपने कम रखा हुआ है लेकिन रेपिटेशंस को ज़्यादा रखा हुआ है, और बॉडी की जो पूरी की पूरी मूवमेंट है वो हो रही है, लाइक वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए करोगे और इससे आपकी इम्प्रूव होगी एंड्योरेंस। जहाँ पे आपने वेट डालना शुरू कर दिया बॉडी के ऊपर, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना शुरू कर दी, तो वहाँ पे एंड्योरेंस का काम पीछे हो जाएगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन भी एक बैलेंस की तरह ही चीज़ होती है जिसके अंदर आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपकी पूरी बॉडी काम करेगी, आपकी पूरी बॉडी की टाइमिंग सेट होगी, आपकी पूरी बॉडी की मसल जो है वो एक्टिव होंगे, एंड देन आप एक अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी प्रोवाइड करोगे अपनी बॉडी को ताकि वो इनिशिएट करे, एक मूवमेंट को प्रोवाइड करे, एक ग्रेडिंग सिस्टम को स्टार्ट करे। ग्रेडिंग ऑफ मूवमेंट आपकी वही होती है जो आपकी 5 तक आपकी एक ग्रेडिंग सिस्टम है ना मूवमेंट का, कि आप किस ग्रेड के अंदर फॉल कर रहे हो, आपकी कोऑर्डिनेशन क्या है बॉडी की, तो वही आपका ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि आप लोग मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस में पढ़ते हो। देन उसके बाद आपके पास आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्या करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक फ्रीडम देती है कि आप अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर सको, आपकी बॉडी बिल्कुल फ्री होके मूव कर सके, उसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि अगर किसी भी इम्पेयरमेंट की सूरत में आपकी बॉडी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई हुई है तो उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए आप एक थेरेपिस्ट के पास जाओगे जो कि आपके साथ डील करेगा। देन उसके बाद जब आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल हो जाएगी। मोबाइल में उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी मूवमेंट करते हुए। अब इसमें क्या है कि जो आपकी मोबिलिटी है वो बेसिकली आपकी बॉडी की रेंज बताती है, आपके जो जॉइंट्स हैं जो रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करते हैं वो बताती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ करते हो, कोई भी इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाएंगे, कुछ भी आएगा, आपकी बॉडी की कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हर कोई इसके अंदर आएंगे जो कि मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बनाएंगे और जिसके थ्रू आप लोग मोबाइल अपने पेशेंट को करोगे, उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करोगे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है मसल की परफॉर्मेंस। अब आप लोग देख सकते हो हर चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है, कोऑर्डिनेशन, एंड्योरेंस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मोबिलिटी, देन उसके बाद मसल की परफॉर्मेंस। जब ऊपर वाली सारी चीज़ें सही होंगी ना तो आपका मसल भी इन अ बेस्ट वे परफॉर्म करेगा। मसल की परफॉर्मेंस क्या होती है, आपकी मसल की वो कैपेसिटी जो कि आपके मसल के अंदर कोई भी टेंशन को जनरेट करे ताकि वो फिज़िकल वर्क कर सके। और टेंशन तभी जनरेट होती है जब आपकी बॉडी अगेंस्ट किसी भी जो है आप कह लो कि बाहर से कोई भी फोर्स आ रही है उसके अगेंस्ट काम करती है, तब ही आपकी बॉडी के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है। मसल की जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है, उसमें स्ट्रेंथ भी आती है, उसमें पावर भी आती है और उसके अंदर मसल की एंड्योरेंस भी आती है। देन उसके बाद हमारे पास है
न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल बेसिकली वही कंट्रोल है जो आपके सेंसरी और मोटर फंक्शंस दोनों मिलके करते हैं। अब इसके अंदर आपकी बॉडी के आपके मसल्स के एगोनिस्ट भी काम कर रहे हैं और उसके एंटागोनिस्ट भी काम कर रहे हैं, उसके स्टेबलाइजर्स भी काम कर रहे हैं और उसके न्यूट्रलाइजर्स भी काम कर रहे हैं, ताकि मूवमेंट बिल्कुल ठीक हो। जब भी आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही होती है, सारे मसल्स एक साथ ही एक्टिवेट नहीं हो जाते। आपकी बॉडी की मूवमेंट में ये होगा कि आपके एक जो ग्रुप ऑफ मसल अगर एक्टिवेटेड है तो उसके अगेंस्ट दूसरा है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, ताकि एक को अच्छी तरह से वो मूवमेंट करने दे सके। तो इसको हम बोलते हैं इस आपकी बॉडी का या आपके ब्रेन का न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, क्योंकि उसको पता है कि कौन से मसल से काम लेना है और कौन से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल को एक्टिवेट करना है, और बाकी जो दूसरे ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर देना उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पोस्चरल कंट्रोल और पोस्चरल स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम। ये सारे आपके बेसिकली आते हैं स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में या बैलेंस में। इसको हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि आपका स्टैटिक और डायनामिक बैलेंस बेसिकली होता क्या है। स्टेबिलिटी क्या होती है? आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो कि आपके मसल्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आप लोगों के बॉडी का प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों सेगमेंट इन्वॉल्व होता है। इस स्टेबिलिटी के अंदर क्या होगा कि प्रॉक्सिमल डिस्टल बॉडी सेगमेंट अगर स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है या फिर आपने एक पार्ट को स्टेशनरी रखना है, तो दूसरा पार्ट मूवमेंट होने में जो हेल्प है वो आपकी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जॉइंट की स्टेबिलिटी जो है वो क्या है कि आपकी एक बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस। देन आपकी बॉडी का जो है कोई भी बोनी पैटर्न है, कोई भी जॉइंट वगैरह है, कुछ भी है, तो आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी तब ही प्रोवाइड होगी कि सारे जॉइंट्स एक साथ मूव नहीं कर रहे, एक टाइम पे एक ही जॉइंट मूव कर रहा है, एक टाइम पे एक ही मसल काम कर रहा है। अगर ग्रुप ऑफ मसल को या आप ऐसे कह लो कि ज़रा मसल्स को इकट्ठे काम करना है, तभी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी। वो कैसे होगी? तभी आपका जो ब्रेन है वो काम करेगा और उसको पता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स को कब एक्टिवेट करना है और स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स को कब एक्टिवेट करना है। तो बेसिकली ये स्टेबिलिटी आती ही आपके न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल से है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से है। हर चीज़ जो कि एक कांस्टेंट फोर्स के अंदर है वो आपके मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को भी एक्टिवेट करेगी, उसको इफेक्ट करेगी।